हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हम आज एक नई और शानदार और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित है, जिसका नाम वैद्युत चालन के गोल्डन फार्मूले है। स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियोज को कंटिन्यू देख रहे होंगे तो वैद्युत चालन की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियोज आएंगी। उसके लिए हमें गोल्डन फार्मूले तैयार करने पड़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, गोल्डन फार्मूले मैंने इसलिए नाम दिया क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंस गोल्डन से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारे फार्मूले हमारे फ्यूचर का निर्माण करते हैं। इनका नाम तो मैं शायद डायमंड रखूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विशेषकर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के फार्मूले बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन फार्मूलों से केवल डेरिवेशन को छोड़कर हर टॉपिक जैसे डेफिनेशन, मात्रक, न्यूमेरिकल तथा शॉर्ट क्वेश्चन सभी तैयार होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बहुत कंसंट्रेट होकर देखिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। गोल्डन फार्मूलों का पहला गोल्डन फार्मूला वैद्युत धारा। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि धारा कैसे कैसे उत्पन्न होती है और उन सभी के हम फार्मूले लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आप स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये कोई चालक है, ये कोई तार है, इसके उसमें जब मैं विभवांतर स्थापित करता हूं तो इसमें क्या धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें करने से में क्यों आवेश प्रवाहित होगा, आवेश कितना प्रवाहित हुआ, क्यू कितने समय के लिए, टी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है जब किसी चालक में आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें धारा बहती है। ठीक है, तो एक तो विभवांतर स्थापित करने पर, जब तक आप इसके अंदर विभवांतर स्थापित नहीं करोगे धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो पहला फार्मूला तो स्टूडेंट्स ये, तो देखिए लिखिए पहला फार्मूला स्टूडेंट्स, पहला लिखता हूं मैं इसको क्योंकि बहुत सारे पहला देखिए। ठीक है, यदि किसी चालक कह लीजिए, तार कह लीजिए, किसी चालक में आवेश Q T समय के लिए, किसी चालक में आवेश Q कितने समय के लिए प्रवाहित हो, T समय के लिए, Q T समय तक प्रवाहित हो। इसे यहां लिख दीजिए, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी है चालक में Q आवेश। आप देखिए, आप कितनी डेफिनेशन वर्ड्स वही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। Q आवेश T समय तक प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, तब चालक में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा क्या होगी स्टूडेंट्स, आई बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, इसे आप दूसरे क्वेश्चन से ब्लॉक कीजिए। जितना सुंदर आपका काम होगा उतना ही आपको पढ़ने में मन करेगा। ठीक है, तो एक तो स्टूडेंट्स ये है। दूसरा कब प्रभावित होता है, यदि वो जब न्यूमेरिकल्स में आवेश का जिक्र ना करे, वो ये जिक्र करे कि किसी चालक में एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो आवेश प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन ही तो आवेश वाहक है। आवेश पूरे आवेश क्यू का मान ना देकर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी, तब कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए बी नंबर दूसरा, इसका सेकंड पार्ट दूसरे में देखिए, ये मैं भी लिखता हूं, यदि किसी चालक में आवेश का मान ना देकर क्या देते हैं, एन इलेक्ट्रॉन टी समय तक प्रवाहित हो।
तक प्रवाहित हो तब धारा स्टूडेंट्स क्या होगी, I इज इक्वल टू कितना, Q की जगह क्या, Ne, क्योंकि आवेश तब कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है E, और N इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा Ne, तो तब तो Q की जगह क्या रख देंगे आप स्टूडेंट्स, Q की जगह रख देंगे Ne, Q बराबर Ne अपॉन T, ये लीजिएगा, क्योंकि Q बराबर आवेश प्रवाहित आवेश क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है E, और कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं N, तो प्रवाहित आवेश क्या होगा Q आवेश Ne। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको भी ब्लॉक कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल उसी तरह से आप कीजिए। ये तो किसी चालक में है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब यदि कहता है कि परमाणु, ये लीजिए देखिए नाभिक है, आपको पता है स्टूडेंट्स, और इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन चलता है और एक पूरा पथ कर लेता है तो उसमें धारा प्रवाहित होती है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि तार भी ना हो, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चले सीधे, ये मेरे हाथ में इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे भी चले तब भी धारा उत्पन्न होगी। ठीक, तो इसका मैं इसे भी लिख देता हूं स्टूडेंट्स। नंबर 3 देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, गतिमान मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि वो किसी तार में नहीं चला, या आवेशित कण किसके तुल्य है, धारा के तुल्य, यानी कि धारा उत्पन्न करता है, आवेशित कण धारा उत्पन्न करता है, सीधा सा लिखो, धारा उत्पन्न करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए जैसे ये है, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु, कोई भी किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो भी किसके रूप में, धारा लूप के तुल्य है। धारा लूप क्यों कहा, क्योंकि ये लूप बनाते हैं स्टूडेंट्स, ये लूप है जो ये मैंने बना दिया, ये क्या है, लूप, वृत्ताकार लूप। तो मैं इसे लिखता हूं, देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैसे लिख दो यार, किसी मैं पूरा लिखूंगा बहुत अच्छी तरह से, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन धारा लूप के तुल्य होता है। धारा लूप यानी कि जिसमें धारा, ये लूप हो गया, और जब इसमें धारा बहती है तो इसे धारा लूप कहते हैं। धारा लूप के तुल्य होता है, ठीक है। तो इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी स्टूडेंट, बहुत आसान से देखिए, ये लीजिए, ये कोई हमारा क्या है, परमाणु है, ये नाभिक है, इसमें ये चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये धारा लूप के तुल्य होगा। तो देखिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम I इज इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में करें, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो Q की जगह क्या आ जाएगा, E, ये Q इज इक्वल टू कैपिटल, ये होती धारा। तो जब मैं इसे यूज करूँगा तो इज इक्वल टू Q की जगह तो रखूँ स्टूडेंट E, और समय की जगह रखूँ T, कैपिटल T, ठीक है, कि भाई इसने कितने समय में चक्कर पूरा लगाया है। अब स्टूडेंट्स ये आया, ठीक, अब इसी से देखिए स्टूडेंट्स, दो फार्मूले बनते हैं। एक तो ये, जब वो न्यूमेरिकल्स में आवर्तकाल देगा इसका, कि भाई एक इलेक्ट्रॉन एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है, आवर्तकाल किसे कहते हैं, एक चक्कर में लिया गया इसमें, तो ये फार्मूला लग जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक।
ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आगे भी यूज होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसे विशेष ध्यान से रखिए। ये जब आवर्तकाल है तो ये सूत्र लगेगा। और आपको पता है स्टूडेंट्स, आवर्ती, आवर्ती किसे कहते हैं? एक सेकंड में चक्रों की संख्या। यहां हम इसे आवर्ती को n से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, n का मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन। यहां हम आवर्ती को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? f से, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ n हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करे हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स, आवर्ती किसे कहते हैं? एक सेकंड में चक्रों की संख्या। और जो कि किसके इसमें कैलकुलेशन होता है, यानी कि आवर्ती f बराबर 1/t। ठीक है। जब मैं इसको यहां पर रखूंगा स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका I का फॉर्म क्या होगा? I इक्वल टू E अपॉन, और 1/t की जगह क्या रख दूंगा? f। तो लीजिए स्टूडेंट्स, E इंटू f, ये फॉर्म। जब आवर्ती दी हुई है इस केस में, तब आपका ये सूत्र लगेगा, ठीक है। और यदि अब आवर्ती भी ना दी हो और इसकी आवर्तकाल भी ना दिया हो, इसका वेग दिया हो कि भाई एक इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर इतने वेग से चक्कर लगा रहा है, वेग दे दिए, तब इस फॉर्मूले का निर्माण कैसे होगा? तो देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय से। देखो, यदि इलेक्ट्रॉन का वेग दिया, मैं सब बिल्कुल स्पष्ट रूप से देता हूं, यदि इसी केस में यदि इलेक्ट्रॉन का वेग दिया हो, न्यूमेरिकल्स में क्या था स्टूडेंट्स? वेग दिया हो, तब, ठीक है। देखो, हमें तो ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो टी कितना होगा? टी की जगह रखेंगे हम आवर्तकाल। टी क्या है? आवर्तकाल। तो मैं लिखता हूं पूरा इस फॉर्मूले से। देखिए स्टूडेंट्स, चाल बराबर दूरी बटे समय। मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, ये मेरी लाइफ का सबसे पहला फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर, हमें समय निकालना, तो स्टूडेंट समय इक्वल टू क्या होगा? दूरी बटे चाल, ठीक है। अब समय को स्टूडेंट्स में क्या ले रहा हूं? आवर्तकाल, ठीक है। समय की जगह क्या ले रहा हूं मैं? आवर्तकाल, आवर्तकाल। फॉर्मूले बनाना सीखिए स्टूडेंट्स, कंपटीशन तो ऐसे होता है, ऐसे। अगर आपने जब फॉर्मूले बनाने सीख लिए, एक एक फिजिकल राशि को दूसरे फिजिकल राशि से रिलेट करना सीख लिया, फॉर्मूलों का निर्माण करना सीख लिया, तो बचा ही क्या स्टूडेंट्स? इतनी आसानी से आपको इतना बड़ा अचीवमेंट मिलेगा, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो मेहनत से पढ़िए, बैठे बैठे तो पढ़ना है आपको, ठीक है। और मैंने तो आपको ऐसी वीडियो बनाई है कि जिस प्रकार से आपको बिल्कुल बहुत शानदार खाना बना दिया है और परोस के भी दे दिया है, और आपको सिर्फ खाना है। अगर स्टूडेंट्स आप खाना खा भी नहीं सकते और जिसकी आपको बहुत जरूरत है, तो आपका बैड लक है स्टूडेंट। फिर तो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी कि आपको उस चीज की जरूरत भी है, आपके सामने भी है, और फिर भी आप उसका यूज नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी और आप अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि इलेक्ट्रॉन का वेग दिया हो, तब क्या करें? ठीक है, इस फॉर्मूले से। तो देखिए, आवर्तकाल टी निकालना है हमें, आवर्तकाल, आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एक चक्कर का समय, ठीक है ना। आवर्तकाल यानी कि जिसे हम किसे लिखेंगे? टी से, टी, एक चक्कर का समय, ठीक। जब एक चक्कर का समय लोगे तो दूरी भी एक चक्कर की लोगे। बताओ, एक चक्कर की दूरी क्या होगी? परिधि। मैं बिल्कुल उसमें लिखता हूं परिधि। एक चक्कर की दूरी क्या होगी? परिधि, इस फॉर्मूले से स्टूडेंट, ठीक है। अपॉन चाल कितनी है उसकी? चाल ही लिख देता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। हमें तो टी निकालना है, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई, आर त्रिज्या जोड़ देगा इस सवाल में अगर जब पूछेगा, और चाल भी देगा v। अब इस फॉर्मूले को स्टूडेंट्स यहां रख दीजिए, तो तब इसमें धारा क्या होगी? बहुत ही स्टूडेंट, तब धारा I इज इक्वल टू रखिए E अपॉन टी की जगह ये रखिए 2 पाई r अपॉन v। v स्टूडेंट्स ऊपर जाएगा, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या आया फॉर्मूला I का। इस केस में मैं यहां लिख देता हूं I इज इक्वल टू EV अपॉन 2 पाई r। फार्मूले का निर्माण करेंगे और उसके बाद आप चलेंगे।
ये है शानदार फार्मूले, डायमंड फार्मूले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए और फार्मूले लिखते हैं कि और किसके कारण धारा उत्पन्न होती है। एक बार फिर से समझ लीजिए धारा कैसे उत्पन्न होती है। जब किसी चालक के उसमें धारा, जब किसी हम चालक में सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित करते हैं तो उसमें आवेश Q प्रवाहित होता है कितने समय के लिए, T, तब धारा इतनी प्रवाहित होगी। यदि आवेश Q का मान ना दे करके उसने इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी है कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तब Q की जगह N ही रख देंगे। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है और तो N पर कितना होगा, Ne होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये दे दिया कि नाभिक के चारों ओर, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तब हम उसका आवर्तकाल यूज करेंगे। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छी तरह से करिए। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और देखिए, अभी तक मैंने तार में धारा प्रवाहित करी, नाभिक के चारों ओर घुमाया इलेक्ट्रॉन। अब मैं इलेक्ट्रॉन को सीधे ऐसे चल रहा हूं जैसे आप बाइक को सड़क पे चलाते हो। ये लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये कोई तार नहीं है, इलेक्ट्रॉन, सॉरी लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन है और ये ऐसे चल रहा है। कितने वेग से चल रहा है, v। तो ये चलता हुआ इलेक्ट्रॉन भी किसके तुल्य होगा, धारा चालक के तुल्य होगा, अर्थात वो भी धारा उत्पन्न करेगा। तो उसके लिए धारा कैसे निकाले स्टूडेंट, तो इसके लिए आंकड़े देगा भाई एक इलेक्ट्रॉन या एक आवेशित कण Q v वेग से चल रहा है, ठीक है, तथा वो t समय में इतनी दूरी, तो आंकड़े देगा। ठीक है, तो t समय में इतनी दूरी तय करता है। ठीक है, तब वो उससे धारा उत्पन्न होगी वो किसके इक्वल होगी। स्टूडेंट्स, ये स्टडी होती है कंपटीशन के लिए। आप केवल यही मत सोचिए कि आपको बोर्ड का एग्जाम क्रैक करना है। आपको असली परीक्षा, असली कंपटीशन तो आपको कंपटीशन है जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं, उसी से आपको सर्विस प्राप्त होगी, उसी से आपको एक जीविका का साधन प्राप्त होगा, उसी से आपके सपने पूरे होंगे। तो देखिए इसके लिए क्या आंकड़े देगा, ठीक है, एक आवेशित कण है Q, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कोई आवेशित कण Q भी हो सकता है। ठीक है, उस जिसकी चार्ज V है। ठीक है, तथा t समय में कितनी दूरी तय करता है, S करता है, तब वो कितनी धारा के तुल्य होगा। तो देखिए मैं लिख भी देता हूं स्टूडेंट्स, ये नंबर 4 है। यदि कोई आवेशित कण Q, कोई Q आवेशित कण, ठीक है, Q आवेशित कण t समय में आवेशित कण v वेग से गतिमान है। ठीक है, तथा t समय में ये ऐसे आंकड़े देगा वो, t समय में l दूरी तय करता है, या s लिख लीजिए, s दूरी तय करता है, या चलो l लिख लो, l दूरी तय करता है, लंबाई है ना, l दूरी तय करता है। ठीक है, एक ही आवेशित कण है ये Q और ऐसे चल रहा है ये V। ठीक, तो देखिए तब इससे उत्पन्न धारा, कौन से फॉर्मूले से स्टूडेंट्स, धारा का तो एक ही सूत्र होता है, I = Q अपॉन T। ठीक है, Q तो Q दिया हुआ है, ये जो T है स्टूडेंट्स आपको पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय से। ठीक है, तो समय बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये समय निकालना है, समय बराबर ये मैं आपको सिखा रहा हूं कि फार्मूला का निर्माण कैसे करते हैं, मेकिंग द फॉर्मूला, मेकिंग द फ्यूचर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए समय बराबर दूरी बटे 4 आ जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो देखिए समय की जगह हम t लिखे, दूरी कितनी तय है, उसने l और 4 है उसकी v, यानी कि हमें इस t को रिमूव करना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तब तो I = Q, तो भाई Q है ही, और t की जगह क्या रख देंगे, l अपॉन v, और ये v ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, I बराबर QV अपॉन L। ये लीजिए एक शानदार सूत्र का निर्माण। तो इतने कारणों से स्टूडेंट्स धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस टॉपिक को यही हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आता है अनुगमन वेग।
ठीक है। अनुगमन वेग यदि पूछता है वो किसी सवाल में तो कौन से फार्मूले से आप निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए बढ़ते आगे। जब हम अनुगमन वेग, आपको पता है स्टूडेंट्स, अनुगमन वेग के कारण ही किसी चालक में धारा उत्पन्न होती है, ठीक। तो उसका मान कितना होगा, तो इसे मैं बी पॉइंट देता हूं, बी, ठीक है। देखिए यदि मैं लिख भी देता हूं स्टूडेंट्स, यदि किसी चालक के सिरों के बीच एक बैटरी जोड़ देते हैं, तब मुक्त इलेक्ट्रॉन, तब उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन या अपवाह वेग, अपवाह वेग या अनुगमन वेग वीडी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। जब किसी न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स अफवाह वेग या अनुगमन वेग का मान निकालेंगे तो ये फार्मूला आप लगाएंगे और इसे आप स्टूडेंट्स धारा के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है भी कौन कौन से आंकड़े दिए हैं तो कौन सा फार्मूला आपका लगना चाहिए। तो कौन सा फार्मूला आपको स्टूडेंट्स पता है, I = NEAVD। इन सब फार्मूलों का मैंने प्रूफ कराया हुआ है, स्टूडेंट समझ गए। जब भी हमें अनुगमन वेग की गणना करनी है तो हम इससे करेंगे VD, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, I चाहिए, N चाहिए। N क्या है, एक अंक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये सब पता होनी चाहिए आपको। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, ठीक है स्टूडेंट्स। A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, कभी कभी A क्या है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, मैं लिख भी देता हूं स्टूडेंट्स, A क्या है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ठीक है। तो तार के लिए इसका मान, तार या बेलन है ना, तार बेलन होता है, तार में धारा प्रवाहित करेंगे तार के लिए, क्योंकि तार बेलन है। आप इसके जब कभी कभी वो A = πr², इसकी हेल्प से आप क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, A निकालेंगे। कभी कभी वो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ना देकर क्या दे देगा, तार की त्रिज्या दे देगा, और लेकिन आपको त्रिज्या तो इसमें है नहीं, क्या दिया है, A है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो आप इसके लिए इस फॉर्मूले से R निकालेंगे स्टूडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं B। अब देखिए C पार्ट, धारा घनत्व, ठीक है। धारा घनत्व कब उत्पन्न होता है, देखिए किसी चालक में धारा घनत्व, जब धारा घनत्व लिखाएंगे स्टूडेंट्स तो कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे आप, J = I/A, J = I/A, ठीक है स्टूडेंट्स। J = I/A की जगह भी रख सकते हैं। अगर I की मान में I ना देकर के वो दे रखा हो तो I का मान भी रख दीजिए, तो एक फॉर्मूला ये हो जाएगा स्टूडेंट। देखो I की जगह NEAVD और नीचे A है तो A से A कट जाएगा स्टूडेंट्स, तो एक फॉर्मूला आपको ये भी है NEVD। जब N दिया हो, E दिया हो और VD दिया हो तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे उसका याद करने का तरीका भी है। जब भी आप अपनी स्टडी को करें स्टूडेंट्स तो एक एनालिटिकल करके पढ़े, कैलकुलेशन करके पढ़े। आप एनालिटिकल हो जाइए, आप कैलकुलेटेड हो जाइए। देखिए नेक्स्ट डी में स्टूडेंट देखिए क्या है, हम देखिए स्टूडेंट्स धारा घनत्व पढ़ लिया हमने। एक है गतिशीलता, ठीक है, गतिशीलता कि उसमें कितनी गतिशीलता उत्पन्न करता है, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से।
मैंने इसे पढ़ाया हुआ इस थ्योरी को। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, हम देखिए जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो हम एक दूसरे से भौतिक राशि को रिलेट इसलिए करते हैं जिससे कि हमें पता चले कि एक भौतिक राशि से दूसरी भौतिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है, और हमें उसके बारे में पूरी हम स्टडी कर ले। तो देखिए ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने एक तार लिया, जब देखिए स्टूडेंट्स मैंने इसमें एक बैटरी जोड़ी तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस वैद्युत क्षेत्र से, ये वैद्युत क्षेत्र जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनमें कितना अनुगमन वेग प्रोड्यूस करता है, कितना करता है, Vd। क्या करता है, Vd। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, इस वैद्युत, इतना वैद्युत क्षेत्र लगाया हमने कि उसमें कितना उत्पन्न होगा, तब उसकी गतिशीलता कितनी होगी, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। म्यू इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स, Vd अपॉन E है। तो देखिए ये पढ़ना भी जरूर, फिर ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र में कितनी शक्ति है कि वो इस इलेक्ट्रॉन में कितना वेग प्रोड्यूस कर दे। ठीक है, आप देखिए, आप खुद समझिए, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, इतना ही वैद्युत क्षेत्र लगाया मैंने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है आप खुद बताइए, मैंने ये है, ठीक है, ये यहां पर रखा है इलेक्ट्रॉन, अब स्थिर है, मैंने उतने ही फोर्स का पुश किया। चलो आप ऐसे समझिए, आप साइकिल चला रहे हो, एक बहुत मोटा बच्चा साइकिल चला रहा है, आपने उसे उतनी ही फोर्स से पुश किया। एक बहुत हल्का सा बच्चा साइकिल चला रहा है, ठीक है, उसे भी उतनी फोर्स से पुश किया, तो किसमें ज्यादा गति उत्पन्न होगी, किसमें होगी, जिसका द्रव्यमान कम है, जो हल्का है। ठीक है, तो ठीक है, तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता देखोगे या प्रोटीन की। इलेक्ट्रॉन अगर स्टूडेंट्स इतना सा है तो प्रोटॉन इसके कंपैरिजन में इतना बड़ा है। ठीक है, तो आप बताइए तो खुद गतिशीलता किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा गतिशीलता होगी। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन के कारण ही धारा उत्पन्न होती है और वही ज्यादा प्रभावी होती है। तो स्टूडेंट्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है इलेक्ट्रॉन की आवेशवाहक की गतिशीलता। ठीक है, इसे हम इनसे भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट टू क्वेश्चन हम करेंगे, हम तो केवल आपको फार्मूले लिखेंगे और मेकिंग समय के अनुसार या सिचुएशन के अनुसार करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, डी हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स ई, अब एक है प्रतिरोध स्टूडेंट्स, प्रतिरोध देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वैद्युत प्रतिरोध, आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक में चलते हैं तो धन आयनों से टकराते हुए चलते हैं, उन धन आयनों के द्वारा जो गति उनके अंदर रुकावट उत्पन्न होती है उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। और वो किस फॉर्मूले से निकालेंगे, V = IR से, वैद्युत प्रतिरोध। तो क्या होगा देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले से स्टूडेंट V = IR। देखिए स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से, V = IR, तो प्रतिरोध क्या होगा स्टूडेंट्स, R = V/I। तो एक तो स्टूडेंट्स वैद्युत प्रतिरोध का फॉर्मूला हमारा ये होगा, किसके नियम से निकाला स्टूडेंट्स हमने, ये ओम के नियम से, R = V। एक देखिए स्टूडेंट्स कि जब ये प्रतिरोध है, ये लीजिए, ये कोई हमने चालक लिया, ये L है, ये इसकी लंबाई तो हमने L ले ली, कितना मोटा है, अब मोटाई को किससे नापते हैं, उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से। क्या इन राशि पे भी डिपेंड करता है। एक तांबे का तार लिया मैंने, ये क्या है, तांबा, ठीक है, दूसरा हमने तांबा लिया, ये लीजिए, ये इसकी लंबाई ज्यादा है लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा है, तो इनके प्रतिरोध भी अलग अलग होंगे। वो कैसे होंगे देखिए स्टूडेंट्स, उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला स्टूडेंट डायरेक्ट यूज करेंगे। तो देखिए R का फार्मूला सेकंड, R = ρ, ये फार्मूला सब मैंने लिखा है L/A। ये A स्टूडेंट्स वही है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, तो है जिसके अनुसार निकालेंगे, जो आपके आंकड़े दिए स्टूडेंट्स उससे ही आप इसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखिए एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये आता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अभी आपने कहा था कि ये सर कैसे क्वेश्चन, छोटे छोटे कैसे क्वेश्चन कवर करेंगे, तो देखिए अभी बताता हूँ। फॉर्मूले आपने सब तैयार कर लिए। अब एक क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछा भी जाता है कि किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। तो आप केवल उसको सूत्र लिखेंगे, सूत्र पता चलेगा। तो देखिए किस पे निर्भर करता है, ये है विशिष्ट प्रतिरोध, ये चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, नंबर 1 क्या होगा, चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। नंबर 2 चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। और नंबर 3 चालक की मोटाई या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए
तो ये इसका पदार्थिक गुण है, ये पदार्थ बदलने पर ही बदलता है, तो आप इससे निकालें। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक से और लिखेंगे, मैं इसे बाद में प्रूव करूंगा और जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तभी उसमें प्रूव करूंगा, क्योंकि यहाँ मैं गोल्डन फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एक शॉर्ट लिस्ट तैयार कर रहा हूँ फॉर्मूलों की। तो ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे मैं उसमें लूंगा एफ टॉपिक में। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला वैद्युत प्रतिरोध इससे निकालोगे, दूसरा अगर ऐसे तो इससे निकालोगे, तीसरा क्या है स्टूडेंट्स, देखिए तीसरा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए यदि तार को खींचे, ये तार है, उस न्यूमेरिकल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तार है एक, और वो कहते हैं तार को इतना खींचा जाए कि उसकी लंबाई दुगनी हो जाए या 3 गुनी हो जाए। अब स्टूडेंट देखिए, ये आपका एक तार है जिसकी लंबाई L है, त्रिज्या R है। जब मैं इसे खींचूंगा तो पतला होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगा, पतला होगा, तो यानी कि लंबाई तो बढ़ जाएगी, त्रिज्या घट जाएगी। तो सवाल ऐसे क्वेश्चन आता है, यदि तार की लंबाई को इतना खींचा जाए कि उसकी लंबाई n गुना हो जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो इस पर जब ऐसे जब तार को खींचा जाए तब उसका नया प्रतिरोध क्या होगा, उस पर न्यूमेरिकल्स क्या होंगे। यदि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई या, ठीक है, त्रिज्या, ध्यान देना स्टूडेंट्स, यदि लंबाई या त्रिज्या में परिवर्तन किया जाए, तब चालक का नया प्रतिरोध, है ना, तब चालक का नया प्रतिरोध किस फॉर्मूले से निकालेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, समझिए इसे। ये स्टूडेंट्स चालक है, इसकी लंबाई कितनी है शुरू में, L1, और त्रिज्या कितनी है, R1। मैंने इसे खींचने के बाद, ये तो खींचने से पहले है, खींचने से पहले यानी कि प्रारंभिक, खींचने से पहले, और ये खींचने के बाद। ठीक, ये L2 है मान लो, खींचने के बाद, ठीक। इसका प्रतिरोध खींचने से पहले कितना था, मान लो R1, और इसका प्रतिरोध कितना है, R2, और इसकी त्रिज्या है R2। ठीक है, ये हमने सबस्क्रिप्ट लगा दिया आंकड़े। तो आप स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले यूज करेंगे इसके लिए, R1/R2 = L1/L2। आप कहोगे सर इस फॉर्मूले से तो क्योंकि यहाँ पावर 1 है, ठीक है, तो ये होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये नहीं आती, इसका स्क्वायर आता है। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स, मैं करके भी दिखाऊंगा प्रूफ, जब मैं एक न्यूमेरिकल ही कराऊंगा उससे, क्योंकि जब आप इसे बदलेंगे तो ये कांस्टेंट नहीं होने का स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये भी तो, इसमें भी तो परिवर्तन होगा, तो ये परिवर्तन इसमें इंक्लूड हो जाता है, तो इसकी पावर कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। अगर वो त्रिज्या को बदले स्टूडेंट्स, अब तो लंबाई को बदल रहा है, वो जब ये फॉर्मूला कब लगेगा, वो कहता है कि यदि किसी तार को इतना खींचा जाए कि उसकी लंबाई 3 गुनी हो जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा, लंबाई का जिक्र कर रहा है तो केवल ये होगा। और वो यदि कहता है कि यदि उसे इतना खींचा जाए कि उसकी त्रिज्या तो हमेशा घटेगी जब खींचेंगे, तो उसकी त्रिज्या पहले से आधी हो जाए, तिहाई हो जाए, तब फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट्स ये, या और R1/R2 त्रिज्या के केस में स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो ये है हमारा फॉर्मूला, R = ρ L/A की जगह क्या रख सकते हैं, πr²। तो इससे तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला बनना चाहिए, R1/R2 बराबर, उल्टा लिखा हुआ है ये, R2 ऊपर और R1 नीचे, इनकी पावर कितनी, 2 नहीं है, क्योंकि जब आप इसे खींचोगे तो त्रिज्या घटेगी तो L बढ़ेगी, तो इसलिए इसे इंक्लूड करते हुए इसकी पावर 4 आती है, R2/R1। ये स्टूडेंट्स सिर्फ आपको याद करने हैं, अभी मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा इसका प्रूफ आपको तब दूंगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये उसमें हो गया। नेक्स्ट, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट फार्मूला है विशिष्ट प्रतिरोध का, एक फार्मूला और है स्टूडेंट,
विशिष्ट प्रतिरोध आप किस किस से निकाल सकते हैं, सॉरी नेक्स्ट था या एफ, विशिष्ट प्रतिरोध किस किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो कि पदार्थ का पदार्थिक गुण है। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ के बदलने पर ही बदलेगा, जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए तो स्टूडेंट, इससे R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो रो इक्वल टू एक तो इस फॉर्मूले से होगा, ये इधर चला जाएगा R इंटू ए अपॉन एल, ठीक है, एक तो इस फॉर्मूले से। लेकिन एक स्टूडेंट्स ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिखाया हुआ है, तो वी रो इक्वल टू क्या, जे, क्या आएगा, जे अपॉन ई, एक इस फॉर्मूले से, ठीक है। ये रिसेंबल टू दिस, ये विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध क्या है, आर बराबर वी इक्वल टू, सॉरी इस फॉर्मूले से वी इक्वल टू आई आर था ना, तो आर इक्वल टू क्या होगा, देखो वी अपॉन आई, सॉरी तो यहाँ ई ऊपर जाएगा। जब हम फार्मूला का निर्माण करते हैं तो हमें अपनी गलती का भी पता चल जाता है, ई अपॉन स्टूडेंट्स जे। भाई ये अदिश राशि है तो ये भी अदिश राशि है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये क्या है, मैंने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र को दो भौतिक राशियों से नापते, एक तो विभवांतर से, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। तो इसमें वैद्युत क्षेत्र रखेंगे क्योंकि ये विशिष्ट बनाना है हमें, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ये केवल प्रतिरोध है, और ये केवल धारा है, यहाँ लेना हमें धारा घनत्व क्योंकि ये भी सदिश राशि है। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, एक फार्मूला ये स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला एक बहुत है विशिष्ट, एक तो चालक, ठीक है, किसी उसकी चालकता, चालकता, चालकता जिसे हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, तो जी बराबर 1 अपॉन आर। और एक स्टूडेंट विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, ठीक है, चालकता में केवल आर आएगा, तो विशिष्ट चालकता को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा 1 अपॉन रो। भाई यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध आएगा तो ये विशिष्ट चालकता बन गई, यहाँ केवल प्रतिरोध आया तो ये केवल चालकता रहेगी। तो एक फार्मूला स्टूडेंट्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए एक और स्टूडेंट्स जो उसमें है ओम के नियम का द्वितीय रूप, ओम के नियम के रूप में लिख भी देता हूं स्टूडेंट्स। एक तो स्टूडेंट्स ये था V इक्वल टू आई आर, और एक है तथा J बराबर सिग्मा E। अगर इसे वेक्टर रूप लिखना, ये वेक्टर के फॉर्म में है और ये बिना वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने ये फार्मूले आपके तैयार कराए स्टूडेंट्स, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फार्मूले हैं, इन्हें आप तैयार कीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप हर एक न्यूमेरिकल, हर एक डेफिनेशन, हर एक मात्रक आप दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। हमेशा ऊंचे विचार रखिए हमेशा, क्योंकि नीचे तो बहुत भीड़ है, नीचे तो रोजाना जाम लगते हैं, ऊपर खुला हुआ आकाश है, तो अपने आसपास के जो आपका एटमॉस्फेयर है उनसे थोड़ा ऊपर उभर के, ऊपर निकल के सोचिए, तो आपके बहुत रास्ते मिलेंगे, ठीक है। अगर नीचे नीचे चलोगे तो बार बार किसी से भी टकरा जाओगे, लेकिन जब थोड़ा सा ऊपर होगे तो खुला आकाश, बहुत सारे विकल्प होंगे और आप आगे की ओर बढ़ोगे। तो ठीक है, गुड लक और बेस्ट ऑफ लक ऑफ द फ्यूचर एंड द बोर्ड एग्जाम।